हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 17 है, दैट इज सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या प्रयास किए हैं अभी तक धरती के बाहर जीवन को खोजने की। ऐसा जीवन कहलाता है बच्चों एलियन लाइफ या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो एलियन शब्द है इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलियन? ठीक, तो एलियन शब्द का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा कोई भी जीवन जो धरती से बाहर का हो, धरती पे ना पनपा हो, धरती का नहीं हो। ठीक है, सो एनी लाइफ दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एलियन नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी वाली? कोई मिल गया। उसमें एक वो छोटा सा ब्लूइश कलर का ऑर्गेनिज्म दिखाया जाता है जो कि बाहर से कहीं से आया होता है, जादू नाम होता है उसका। ठीक है, तो वो एलियन के रूप में दिखाता है। कई मूवीज ऐसी बनी जिन मूवीज में हमने परग्रही जीवों को देखा है जो कि ह्यूमन बींग्स के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। उनका कुछ अलग कलर दिखाया जाता है, अलग थोड़ा हाइट कम दिखा दी जाती है, अजीब सा शेप दिखाया जाता है। तो वो डिफरेंस दिखाने के लिए उनको ऐसा दिखाया जाता है। नेसेसरी नहीं है कि वो वैसे ही हो, तो वो क्या होता है? एलियन। ठीक है, किसी भी रूप में हो सकते हैं ये। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स आल्सो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमारा जो धरती है बच्चों, ये एक बहुत बड़ा डेंजर फेस कर रही है, और ये डेंजर है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, धीरे धीरे हमारी धरती का जो टेम्परेचर है बढ़ते जा रहा है, और मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले 20-30 सालों में इतना ज्यादा बढ़ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे धरती पे ग्लेशियर्स नाम मात्र के भी नहीं बचेंगे। सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। पीने योग्य जो मीठा पानी उपलब्ध होता है हमको ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के बाद नदियों के द्वारा, वो सब बंद हो जाएगा। सब समुद्रों में खारा पानी के रूप में ही अवेलेबल होगा। तब हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इट इज द ह्यूमंस ओनली। ठीक है, तो हमको ही ब्लेम किया जाना चाहिए। हमने ही ऐसी हालत कर दी है हमारी धरती की। और फिर क्या है, हम दूसरे प्लेनेट की खोज कर रहे हैं कि वहां चले जाएं हम। ठीक है, तो ये जो धरती मिली है हमको रहने के लिए, अगर इसी को संभाल करके सहेज करके रखा जाए, इसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जाए, तो मिलियंस एंड मिलियंस सालों तक इस पे लाइफ सस्टेन कर सकती है। बट हम क्या है, इसको भी ढंग से संभाल नहीं पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों? विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। समझ में आ गया? जुपिटर। ये बच्चों जुपिटर इतना बड़ा साइज का है कि इसके अंदर हमारे धरती के जैसे नियरली 1300 प्लैनेट समा सकते हैं। 1300 धरतियों को मिला दें इकट्ठा तो जाकर के एक जुपिटर बन पाता है। इतना बड़ा है ये हमारा। ठीक, उसके बाद जुपिटर के बहुत सारे हमारे क्या है, सैटेलाइट्स हैं। टोटल हमारे सोलर सिस्टम में हमने अभी तक नियरली 196 सैटेलाइट्स खोजे हैं बच्चों। उनमें से जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं कुछ काफी बड़े बड़े आकार के। तो उसमें से एक सैटेलाइट है जुपिटर का यूरोपा। उस पर हाल ही में हमने क्या है, छानबीन की है अपने प्रोब्स वगैरह भेज करके लाइफ को खोज निकालने के लिए कि जीवन संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वो बिल्कुल फ्रोजन पाया गया है, बिल्कुल डेड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सैटेलाइट ऑफ जुपिटर हैज बीन सर्च्ड फॉर लाइफ रिसेंटली? हाल ही में हमने कुछ समय पहले क्या है, जुपिटर का जो सैटेलाइट था, एक यूरोपा है, गायनेमीड है, इन सबको सर्च कर लिया है, लेकिन हमको जीवन के कोई भी लक्षण वहां पे नजर नहीं आए। यूरोपा कंप्लीटली फ्रोजन बॉडी है। उसके बाद जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, उसकी रिंग्स जो है सुंदर, चारों तरफ हमको छल्ले के रूप में रिंग्स दिखाई देती हैं। वो रिंग्स को स्टडी करने के लिए बच्चों हमने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, कासिनी। ठीक है, तो ये कासिनी जो है, इसने उसकी ब्यूटीफुल रिंग्स के बारे में हमको बताया, और इसी कासिनी ने सैटर्न के बहुत सारे उपग्रह भी खोज निकाले। समझ में आ गया? और उसका एक बहुत बड़ा मून है सैटर्न का, टाइटन। सबसे बड़ा जो मून है सैटर्न का, टाइटन, उसके बारे में भी इसने काफी जानकारी दी। टाइटन एकमात्र बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम की अदर देन द अर्थ जिसपे कि कोई ना कोई हमने लिक्विड सतह पे फ्लो करते हुए देखा है। सॉलिड इसकी सरफेस है, और सॉलिड सरफेस पे हमने लिक्विड महासागर देखा है बच्चों। और ये लिक्विड महासागर किसका? मीथेन गैस का बना हुआ है। इतना कम फ्रीजिंग तापमान पे मीथेन गैस लिक्विफाई होकर के लिक्विड के रूप में रहते हैं। मीथेन एक बहुत ही अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है, तो ये एक रिसर्च का क्षेत्र है। तो कासिनी मिशन हमने भेजा था, उसने सैटर्न की स्टडी तो की, उसके अलावा उसने क्या है, फ्लाई
पास जब किया था किसके बगल से, टाइटन के पास है, तो टाइटन की उसने बहुत शानदार फोटोज हमारे तक भेजी है, जिससे हमको टाइटन के बारे में पता लगा है। और वहां पे लिक्विड मीथेन का महासागर है, इट हैज गॉट ए सॉलिड सरफेस, क्लियर। और बाद में जब मिशन खत्म हुआ तो उसको टाइटन उपग्रह पे ही क्या है, गिरा दिया गया था कासनी को, ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, हमने बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब एलियन लाइफ की खोज में उसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए बच्चों एक मिशन भेजा था 1972 में। इस मिशन को कहा गया था पायोनियर 10। पायोनियर 10। तो ये जो पायोनियर 10 हमने भेजा था मिशन, इसका उद्देश्य था कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट लाइफ हम खोज पाए। ये पता लगाना इसका उद्देश्य था कि क्या हम मनुष्य अकेले हैं पूरे यूनिवर्स में, जीवित प्राणी जो है, या फिर हमारे अलावा कोई और भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है। तो इसको खोजने के लिए, इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए 1972 में साइंटिस्ट ने क्या है, एक मिशन भेजा था। मिशन था पायोनियर 10, ये प्रोब था, ठीक। तो इसको लॉन्च करते वक्त जो साइंटिस्ट थे उनको एक डर सता रहा, ठीक है। कौन सा डर सता रहा था वो पूछा गया। व्हाइल लॉन्चिंग पायोनियर 10 साइंटिस्ट्स वर अफ्रेड ऑफ व्हिच एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका डर साइंटिस्ट को सता रहा था। तो बच्चों 1972 तक ये धारणा बन गई थी कि भाई हम अकेले नहीं है, हो सकता है हमारे अलावा कोई और दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स इस ब्रह्मांड में मौजूद हो, और हो सकता है वो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड हो, हमसे भी ज्यादा क्या है, सिविलाइज्ड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं हमसे भी, और हम बहुत पिछड़े हुए हैं उनके मामले में। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम कोई ऐसा हमारा कोई स्पेस यान कोई या प्रोब अगर हम भेजें अंतरिक्ष में, और वो जा करके मान लो कि जो एलियन लाइफ है या कोई परग्रही प्लेनेट है वहां पे हमारा ये यान चला जाए, और हमारे इस यान को धरती वासियों की तरफ से वो अटैक भी मान सकती है, वो जो हाईली जो डेवलप्ड सभ्यता है वो अटैक भी मान सकती है, और इस अटैक के बदले वो हम पर काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। पता नहीं उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस्ड होगी और हमारी धरती का क्या हाल करेंगे, ठीक है। तो ये डर उनको सता रहा था कि कहीं धरती वासियों पे अटैक ना हो जाए अगर कोई बहुत ही उन्नत लाइफ अगर मिल गई तो, ठीक। सो ये थी उनके डर का मेन कारण, ये उनका डर का मेन कारण था। इन 1972 बिफोर द लॉन्च ऑफ पायोनियर 10, पायोनियर 10 के लॉन्च से पहले द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मच एडवांस्ड लाइफ बियॉन्ड अर्थ वाज स्ट्रांगली एक्सेप्टेड। सभी लोगों का ये मानना था कि बहुत एडवांस्ड लाइफ धरती के बहुत दूर, धरती से अलग संभव है, बहुत उसकी अधिक प्रबल संभावना है, सभी लोग इसको स्वीकार करते थे। एट दैट टाइम इवन साइंटिस्ट्स वर अंडर फियर दैट people from outside the earth can attack on earth if they get annoyed on something। और साइंटिस्ट जो थे उनका ये मानना था, उनको डर सता रहा था कि धरती के बाहर यदि कोई जीवन मौजूद हुआ, लोग मौजूद हुए, तो हो सकता है हमसे ज्यादा उन्नत हो, और हम हमारी किसी बात पे अगर वो नाराज हो गए, अननॉय हो गए, परेशान हुए, तो परेशानी के कारण वो हम पे अटैक भी कर सकता है धरती वासियों को, ठीक है। तो Pioneer 10 was supposed to move out of the solar system while passing near the Jupiter। वैसे तो इसको जुपिटर की स्टडी के लिए भेजा जाना था, लेकिन जुपिटर की स्टडी के बाद में जब इसका सफर अभियान खत्म होना था तो ये और भी आगे निकल जाना था और इसको सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाना था। और सोलर सिस्टम के बाहर पता नहीं दूसरे सोलर सिस्टम्स होंगे कई तारों के, और उनके नजदीक से अगर ये गुजरता तो उसकी जो एंडलेस जर्नी है, उसका जो अनंत जो जर्नी है, कोई भी जर्नी कभी खत्म नहीं होनी थी उसकी, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी ऐसी सभ्यता के या डेवलप्ड सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता के संपर्क में आ जाए जो कि क्या बहुत ज्यादा उन्नत हो, और वो उस यान को धरती वासियों की तरफ से अटैक मान करके उसकी उनकी इतनी हो सकता है कि डेवलप टेक्नोलॉजी हो कि उनको पता लग जाए यान कहाँ से आया है, और फिर वो हम पे बदले में क्या है अटैक कर दे ह्यूमन सिविलाइजेशन पर। पता नहीं उनका अटैक कितना जबरदस्त हो, हमको हानि हो सकती है, ठीक है। तो ये उनको डर सता रहा था, ठीक है। तो क्या है, ड्यूरिंग इट्स एंडलेस जर्नी इट माइट कम इन कॉन्टेक्ट विद सम डेवलप्ड सिविलाइजेशन। तो उनका मानना था कि हो सकता है अपनी अंतहीन जर्नी के दौरान ये किसी ऐसी बहुत ही उन्नत सभ्यता के संपर्क में आ जाए जो कि क्या है इस यान को धरती वासियों की ओर से अटैक मान करके हम पर वो काउंटर अटैक बदले में वापस अटैक कर सकती है। तो इससे क्या धरती वासियों को नुकसान हो सकता है, धरती तहस नहस हो सकती है। तो ये उनको डर सता रहा। फिर आगे देखेंगे बच्चों इस डर को मिटाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। डर तो वैसे इमेजिनरी था, ऐसा कोई जरूर थोड़ी कि लाइफ मिल जाए नहीं मिल जाए पता नहीं, बट था जरूर उनको डर। ठीक, चलिए अब इस यान को भेजने के पीछे मेन कारण क्या था।
क्यों उन्होंने पायोनियर 10 को भेजा, तो उसके पीछे मेन कारण है, नीचे दिखेगा ये दो चीजें। क्या? कि हमारा जो खुद की गैलेक्सी है बच्चों, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्वेश्चन है अगला, हाउ मेनी मोर प्लैनेट्स लाइक द अर्थ कैन बी देयर इन आवर वेरी ओन मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो खुद की गैलेक्सी आकाश गंगा है, मिल्की वे, तारों का बहुत बड़ा समूह होता है ये। तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स में। तो अगर हमारी खुद की गैलेक्सी की बात कर लें, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें बच्चों लगभग 10⁻11 तारे हैं। 10⁻11 तारे हैं। और इसका मतलब होता है बच्चों 10,000 करोड़ तारे हैं सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। उसमें से हमारा सन एक बहुत ही मीडियम स्मॉल साइज का तारा है, ठीक है। और हमारे सन का अपना खुद का एक सोलर सिस्टम है, जिसमें अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो और भी बहुत सारे तारे होंगे जिनके अपने खुद के सोलर सिस्टम्स होंगे, और उन सोलर सिस्टम्स में से बहुत सारे ऐसे तारे होंगे जिनके पास धरती के जैसे लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट्स होंगे, क्योंकि सूर्य से एक बहुत ही प्रॉपर दूरी पर कोई तो ऐसे रीजन होता है जहां पे कि बिल्कुल गोल्डन जोन होता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड। समझ में आ गया कि नहीं का? तो हमारा जो धरती है वो ऐसी ही दूरी पे आती है, गोल्डन बेल्ट कहते हैं इसको। उससे नजदीक अगर हो जाएगा तो तारा अपनी गर्मी से झुलसा देगा, ज्यादा दूर हो जाएगा तो फ्रोजन बॉडी ठंड ज्यादा हो जाएगी। तो धरती एक प्रॉपर दूरी पर है, बिल्कुल राइट दूरी पर है, गोल्डन बेल्ट कहलाती है, गोल्डन जोन। तो इसी प्रकार से हमारा जो मार्स है बच्चों, वो गोल्डन जोन के बिल्कुल बाउंड्री के बाहर आता है, मामूली से बाहर आता है, तो बहुत फ्रोजन है ये, ठीक है कि नहीं क्या? और अंदर के जो प्लैनेट्स है वो गोल्डन जोन से पहले आ जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा हीट है, जीवन संभव नहीं है। तो हर तारे का अपना एक ऐसे गोल्डन बेल्ट होती है, तो हो बहुत संभावना है कि धरती जैसे प्लैनेट्स उनके गोल्डन बेल्ट में आ जाएं और वहां पे जीवन की प्रबल संभावनाएं बन सकती है। तो अगर हम ये मान लें कि लगभग 1% का मतलब होता है, या 1000 में से एक मान लें, हर 1000 तारों को यदि स्टडी किया जाए, 1000 तारों को, और 1000 तारों को या 100 तारों को स्टडी करके अगर हर 100 तारे में से भी एक सिर्फ तारे पे हमारे धरती जैसे प्लैनेट अर्थ हो या जीवन की संभावना हो, सिर्फ 100 में से एक बता रहा हूं मैं, है ना, कि 100 तारों को स्टडी करें और 100 में से सिर्फ अगर एक के पास भी हम, मान लो जो 99 है उनके पास नहीं है धरती जैसा प्लैनेट, लेकिन कम से कम अगर एक के पास भी हुआ ना धरती जैसा प्लैनेट, तो बच्चों 100 में से एक का मतलब हो गया हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻11 को। तो 10⁻11 को 100 से डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट इज 10⁻9, दैट इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो मतलब हमारे धरती के जैसे 1 बिलियन तारों के पास 1 बिलियन धरती जैसे ग्रह हो सकते हैं। तो हमारी खुद की गैलेक्सी में इतने सारे धरती जैसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन की प्रबल संभावना है। हमको तो बस एक और धरती जैसा प्लैनेट खोजना है कि क्या वहां जीवन है कि नहीं है। और यही कारण था कि हमने क्या है, ये जो प्रोब है पायोनियर 10, इसको भेजने का प्लान बनाया ताकि हम कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, धरती के बाहर का जीवन हम खोज पाए, जिससे पता लगे कि हम अकेले नहीं है ब्रह्मांड में। क्लियर? तो धरती जैसे प्लैनेट्स की संख्या लगभग 1 बिलियन है बच्चों। मिलियन में 6 जीरो होते हैं, क्या आगे? बिलियन में 9 जीरो होते हैं। 1000 मिलियन में एक 1 बिलियन, ठीक है। तो अगर हम हर 100 तारों में से एक के पास यदि धरती जैसा प्लैनेट माने, लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट माने, तो नियरली 1 बिलियन प्लैनेट्स की संभावना तो हमारी खुद की गैलेक्सी में। और बच्चों ऐसी गैलेक्सीज, हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें लगभग 10⁻11 है। तो हमारी खुद की गैलेक्सी में अगर 1 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो भाई और दूसरी गैलेक्सीज उनमें भी होंगे। तो बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि जीवन और कहीं पे भी फला फूला हो, जरूर नहीं कि धरती पे ही इसकी शुरुआत हुई हो। चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज अ गैलेक्सी। आकाशगंगा किसको बोलते हैं? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तारों का बहुत बड़ा समूह होता है, गैस होती है उसके अंदर, डस्ट होती है, गैसेस नॉर्मली हीलियम हाइड्रोजन ही होते हैं ज्यादातर, और ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठा रहता है सारा, ठीक है। और हर एक गैलेक्सी के सेंटर पे बहुत बड़ा डार्क ऑब्जेक्ट होता है, जबरदस्त ग्रेविटी का, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। और सारी जो गैलेक्सी होती है उसका जो मैटर होता है वो इसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है, उसके सेंटर के, गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर काटता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अलग अलग शेप्स की होती है बच्चों गैलेक्सी। 4 बेसिक शेप होता है इनके। एक होता है हमारा इलिप्टिकल गैलेक्सी, एक होता है हमारा स्पाइरल गैलेक्सी, एक इर्रेगुलर, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप हो सकता है, और एक रिसेंटली हमने खोजा है कैसी है, सर्कुलर गैलेक्सी। सर्कुलर का मतलब होता है बिल्कुल स्फेरिकल है, रिंग जैसी गैलेक्सी है, सेंटर पे उसके कुछ बहुत बड़ा सारा एक क्या है, नेबुला होगा, और उसके बाद खाली जगह होती है, फिर रिंग के रूप में, गुब्बारे रूप में, रिंग रूप में, बबल के रूप में वो गैलेक्सी देखी जाती है, रिंग गैलेक्सी। सबसे बड़ी आकार की गैलेक्सी होती है रिंग गैलेक्सी। हमने एक ही खोजी है, तो चौथी कैटेगरी बहुत रिसेंट, ठीक है। सो गैलेक्सी क्या होती है? ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत बड़ी संख्या में असंख्य तारों का ये समूह है
गैस होती है खूब सारी, इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट होती है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो मैटर है इज हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, समझ गया। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना भी तक हमने खंगाला है, देखा है, उसमें लगभग 10⁻11 गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में लगभग इतने ही तारे होते हैं, 10⁻11, ठीक है। सो कुल मिला के बात करें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तो 10⁻22 तारे हो गए बच्चों, एक के आगे 22 जीरो लगा दो, बहुत बड़ी संख्या हो गई। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू वन सच गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, और हमारा जो सौर मंडल है, हमारा खुद का सन और उसका जो परिवार है सौर परिवार, ये जिस गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं वो गैलेक्सी है बच्चों मिल्की वे। और इस मिल्की वे को हम पूरा देख ही नहीं पाते क्योंकि इसके अंदर ही हम, तो हमको मिल्की वे का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। आसमान में डार्क नाइट जब होती है तो हल्का सा दूधिया व्हाइट कलर का स्ट्रेच तारों का दिखाई देता है, ये मिल्की वे की एक छोटी सी आर्म है। और ये बच्चों एक स्पाइरल गैलेक्सी, एवरेज साइज की गैलेक्सी, ठीक है। तो दिखाई कैसे देती है? इट इज ए स्पाइरल गैलेक्सी, मैंने 4 शेप बताए तो इसमें से स्पाइरल है। इट अपीयर्स एज ए व्हाइट बैंड अक्रॉस द स्काई एट नाइट, रात के समय अंधेरी रात को एक सफेद पट्टी सी दिखाई देती है आसमान में, इसका छोटा सा हिस्सा ही हम देख पाते हैं, बहुत बड़ा गैलेक्सी। इट कंटेन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स लाइक आवर सन, हमारे सूर्य के जैसे बहुत सारे इसमें क्या है, लाखों तारे हैं, अरबों तारे, ठीक। और हमारी जो गैलेक्सी है उसके निकट की नेक्स्ट जो गैलेक्सी है बच्चों ये है एंड्रोमेडा, ये हमारी गैलेक्सी से काफी बड़ी गैलेक्सी है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा। और ये एंड्रोमेडा जो है इलिप्टिकल गैलेक्सी, समझ में आ गया कि नहीं? और एक अनुमान के मुताबिक ये गैलेक्सी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है और कुछ मिलियन सालों बाद ये हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी, टकरा करके दोनों का मैटर इकट्ठा हो जाएगा और एक बहुत बड़ी सुपर गैलेक्सी बन जाएगी दोनों को मिलकर, ठीक है। तो हमारे सारे ग्रह नष्ट हो सकते हैं उस समय जब ये घटना होगी। तो एंड्रोमेडा जो है वो एक तरह से खा जाएगी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्स जो है बच्चों, उसकी उत्पत्ति के बारे में ब्रीफ एक छोटा सा नोट लिखना है और उसके बारे में क्या धारणा है वो लिखना है। साइंटिस्ट क्या क्या मानते हैं बहुत सारे लोग यूनिवर्स के बारे में, शॉर्ट नोट ऑन द यूनिवर्स, ठीक है। तो बच्चों यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग है नियरली 13.5 से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, लगभग इतना पुराना माना जाता है यूनिवर्स की उत्पत्ति, ठीक है। तो लगभग इतना साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसको बोलते हैं बिग बैंग, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। पहले सारा का सारा मैटर एक छोटे से डेंस बॉल के रूप में, हॉट बॉल के रूप में मौजूद था, बाद में उसमें धमाका हो गया जिसके कारण इसका जो मैटर है वो दूर दूर तक फैलने लगा, जो आज भी दूर जा रहा है। तो क्या है देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, इतने बिलियन साल पहले, 1 बिलियन में बच्चों मैंने बताया था कितने जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, ठीक है। तो इतने वर्ष पहले जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज है, ये सब बनी थी। कैसे बने सब गैलेक्सीज, कैसे बनी? इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू अ बिग एक्सप्लोजन ऑफ ए जायंट एंड हाईली डेंस क्लाउड ऑफ गैसेस, डस्ट, गैसेस और डस्ट का बहुत बड़ा सा क्लाउड था, गोल गोल डेंस बॉडी थी। ये क्लाउड कहलाया था, ये इस क्लाउड को क्या कहते थे? नेबुला कहते थे। कहीं पे भी इरेगुलर शेप के जो क्लाउड होते हैं नेबुला कहलाते हैं, और ग्रेविटी के कारण ये बहुत छोटा हो गया था, ठीक है। अब अचानक से इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। तो दिस नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड वाज स्पिनिंग, बहुत तेजी से घूम रहा था अपनी धुरी पे और इसकी खुद की जबरदस्त ग्रेविटी थी, ठीक है कि नहीं का? तो बहुत छोटा होने के कारण इसमें जबरदस्त एनर्जी स्टोर हो गई एंड बाद में इसमें धमाका हो गया, ठीक है। तो इसकी जो मेन गैसेस उस समय थी वो हाइड्रोजन हीलियम थी। आज भी हमारे अधिकतर तारे जो हाइड्रोजन हीलियम ही है उसमें। हमारे ब्रह्मांड में 99% जो होता है बच्चों, ये दो गैसेस का ही वेट है, वजन है, मास है। समझ में आ गया? हमारा तारा जो हाइड्रोजन हीलियम ही है। हमारा जुपिटर और ये जो गैसेस है, अधिकतर गैसेस प्लैनेट जो है वो भी हाइड्रोजन हीलियम के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो बाकी मैटर बहुत ही कम है। द एक्सप्लोजन वाज टर्म्ड एज बिग बैंग, और ये जो धमाका हुआ इसी को बिग बैंग नाम दिया जाता है, ठीक है। इट कॉज्ड रिलीज ऑफ गैसेस, और फिर उसी नेबुला में से जब धमाका हो गया तो बहुत सारी गैसेस, डस्ट, हीट ये होता दूर फैलने लगी, और ये आज भी इनका स्कैटरिंग जो है जारी है, इनका फैलाव आज भी जारी है, ठीक है। द स्कैटर्ड मासेस ऑफ इट गेव राइज टू स्टार्स, और जो बिखरा हुआ जो मास है इसी नेबुला का, उससे क्या है, बहुत सारे तारामंडल, गैलेक्सी, तारे, प्लैनेट्स ये सब बने धीरे धीरे। समझ में आ गया कि नहीं? हर गैलेक्सी जो होता है उसमें ऐसा ही एक सेंटर पे एक कोर होता है जहाँ पे एक ब्लैक बॉडी होती है जिसको हम क्या ब्लैक होल बोलते हैं, और बहुत सारा मास, डस्ट वगैरह है, हीलियम, हाइड्रोजन गैस, इसका पूरा क्लाउड उसके चक्कर मारते रहता है, और उसी गैलेक्सी में जगह जगह पे नए तारे बनते रहते हैं और फूटते भी रहते हैं, ठीक है। तारों का एक्सप्लोजन भी होता रहता है।
The explosion was so powerful that the pieces are still spinning and moving away from each other. और ये इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन कि आज भी क्या है, ये इतने बिलियन साल पहले की घटना के आज भी ये इसके जो टुकड़े हैं, पीसेस है, ये खुद की धुरी पे स्पिन भी कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते जा रहे हैं। और ये जितना दूर जा रहे हैं, जितना ज्यादा दूर है एक दूसरे से टुकड़े, उतना ही उनके दूर जाने की स्पीड और बढ़ती जा रही है। ओके, सो देयर स्पीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या है, एक्सपैंड कर रहा है, इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग। देयर आर अबाउट 10⁻11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड 10⁻11 स्टार्स इन ईच गैलेक्सी। लगभग 10⁻11 गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग इतने ही तारे हैं। क्लियर है? Many scientists do not accept the concept of a single universe। और बहुत सारे साइंटिस्ट का तो यही मानना है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक ही यूनिवर्स हो। ये तो अभी तक हमने जो देखा है वो है, इसके बाहर हम निकल ही नहीं पाए। हम अभी तक हमारे सोलर सिस्टम से बाहर अभी हमारा बस एक यान गया है, ठीक है कि नहीं? तो हम जो यूनिवर्स देखते हैं वो तो एक सिंगल यूनिवर्स है। हो सकता है इसके बाहर इसी के जैसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हो। तो वो तो ये मानते हैं कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए मल्टीवर्स सिस्टम, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं। तो यूनि मतलब होता है एक, तो जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स एक ही हो सकता है बहुत सारे और पैरेलल यूनिवर्सेस भी एक साथ ही एग्जिस्ट करते हो। इसकी भी प्रबल संभावना है, ये भी लोगों का मानना है। क्योंकि कैसे पता लगे कि एक ही है यूनिवर्स? ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हमने इसका तो अभी तक प्रसार देखा ही नहीं है, अंत तो हमको इसका पता ही नहीं, तो कैसे हम मान सकते हैं कि आगे और नहीं होंगे यूनिवर्स? और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट होते हैं उपग्रह। ये वो हेवनली बॉडीज हैं, नेचुरल या मैनमेड, जो कि ग्रहों के चक्कर काटती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो कुछ तो प्राकृतिक रूप से पहले से ही बने हुए हैं, जैसे कि हमारे शुरू के जो हमारे ग्रह हैं दो, मार्स सॉरी क्या मर्क्यूरी एंड वीनस, इनके कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद हमारा जो धरती है वहां से उपग्रह चालू होते हैं। हमारी धरती का जो है एक नेचुरल उपग्रह है मून, जिसका कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, कैसे एक थैया नामक मंगल ग्रह के साइज का एक बॉडी आई और टकरा गई धरती से, और उसके बाद हमारे मून की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अगला जो प्लेनेट है मार्स, उसके दो बच्चों सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स फोबोस एंड डेमोस। ठीक है कि नहीं? का उसके बाद हमारे बड़े जोवियन प्लैनेट्स, गैस जायंट्स आ जाते हैं, उनके तो बहुत सारे प्लैनेट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है कि नहीं? जुपिटर जो है उसके लगभग 80 से अधिक सैटेलाइट्स हैं, और सैटर्न जो है उसके 63 के आसपास सैटेलाइट्स हैं, और उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, इनके भी क्या है काफी सैटेलाइट्स। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की। तो ये सैटेलाइट प्राकृतिक तो होते ही होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों ने, ह्यूमन बींग्स ने ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए हमने क्या है कुछ सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च भी किया, जो धरती के चक्कर काटते। इवन हमने न केवल धरती बल्कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जो हमारे खुद के सैटेलाइट, मून को ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट्स भी भेज दिए हमने। मंगल ग्रह पे हमने सैटेलाइट्स भेज दिए जो मंगल को ऑर्बिट करते हैं। तो हमारा खुद का मंगलयान एक वहां पे ऑर्बिट कर रहा है मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में इंपॉर्टेंट हमको जानकारियां आज भी वो दे रहा है। ठीक है, तो अमेरिका का जो नासा है उसने तो बहुत सारे सैटेलाइट्स अलग अलग ग्रहों पे भेजे हैं जो उनकी स्टडी करते हैं। ठीक, तो क्या महत्व है इन उपग्रहों का हमारे लिए, वो देखिए। सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। नॉर्मली तो हम धरती के लिए ही छोड़ते हैं, तो हमारी धरती के चारों तरफ बच्चों कम से कम आज की तारीख में हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं, पूरा मधुमक्खियों की तरह भिन भरा रहे हैं एक तरह से। इतने सारे सैटेलाइट छोड़ दिए हमने, कुछ अभी भी फंक्शनल है, कुछ बेकार हो गए। ठीक, तो सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड मेक मैनी इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ए कंट्री। किसी भी देश को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा ये अवेलेबल करवाते हैं बच्चों सैटेलाइट्स। ठीक है कि नहीं? क्या दे सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल फीचर्स, जो उनके जो भौतिक लक्षण है, भौतिक जो फीचर्स है किसी भी कंट्री के, मतलब पर्वत, मैदान, पठार, लेक्स, झीलें, क्रॉप्स वगैरह, उनका जो है ये जंगलों का असेसमेंट, ये सब जो फीचर्स होते हैं इनको बहुत इजीली सैटेलाइट इमेजरी से हम स्टडी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी बच्चों सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश को मिलती है। देन रिमोट सेंसिंग में हेल्प करते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है बच्चों दूर से ही किसी वस्तु को छुए बिना उससे जानकारी प्राप्त कर लेना। तो बच्चों हमारी धरती की जो सतह है उसकी हम फोटोग्राफ्स इमेजरी के माध्यम से क्या है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है ये। तो मंगल ग्रह, ठीक है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा के ऊपर से अगर हम गुजरते हुए वहां से फोटोग्राफ्स ले सकें
तो उसके सरफेस को स्टडी किया जा सकता है। इसी प्रकार से मंगल ग्रह बिना उतरे नीचे हम उसकी सतह को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हमने कासिनी मिशन जो भेजा था उसने सैटर्न का जो सैटेलाइट है टाइटन, उसके सरफेस की फोटो खींच के भेजी। लैंड तो उस पर नहीं कराया लेकिन उसकी फोटो खींच के उसने भेजी है। ठीक, तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर से ही क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेना बिना उसको टच किए, ये कहलाता है रिमोट सेंसिंग। तो ये इमेजरी का तरीका है। उसके बाद होता है वेदर फोरकास्टिंग, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये भी क्या है वेदर फोरकास्टिंग कहलाता है। उसके अलावा क्या होता है अर्ली वार्निंग फॉर सुनामीज एंड स्टॉर्म्स, अगर कोई आंधी तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं समुद्रों में, साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आते हैं, तो इनकी अर्ली वार्निंग जनरेट करना, लोगों को बताना, जिससे कि क्या है पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाय किए जा सके। उसके अलावा मिलिट्री स्पाइंग, जासूसी, जो किसी भी देश की सेना है वो जासूसी के लिए भी क्या है इनको यूज करती है कि सीमा पे कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। तो हम जो हमारा देश भारत है इसने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे छोड़े हुए जिससे सीमा की निगरानी भली भांति की जा सकती है सैटेलाइट इमेजरी। आजकल जो चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ पे, लद्दाख रीजन में, गलवान वैली में, तो वहां पे भी क्या है हमको जो सैटेलाइट इमेजेस है उन्हीं के माध्यम से पता लगता है कि चाइना ने कितना बिल्डअप कर दिया है बिल्कुल एलएसी के बहुत नजदीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक। तो ये सब हमको सैटेलाइट्स के माध्यम से ही पता लगता है। ठीक है, दे हेल्प इन ऑपरेशंस ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, इंटरनेट, टेलीमेडिसिन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो और किस किस में सहायक होते हैं ये सैटेलाइट्स हमारे, रेडियो ऑपरेट करने के लिए, टेलीविजन इन्हीं के माध्यम से चलता है, इनके सिग्नल्स इसी से रिसीव होते हैं। देन हमारे जो टेलीफोन्स है, मोबाइल्स है, इंटरनेट, ये सब हमारा सैटेलाइट की मदद से ही काम करता है। टेलीमेडिसिन बच्चों क्या होता है, इसमें हम क्या किसी भी एक्सपर्ट मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी राय ले सकते हैं दूर से ही, समझ आ गया, उनसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट के थ्रू क्या है उनसे चैटिंग कर सकते हैं, अपनी जो भी डिजीज की हिस्ट्री है उसको डिस्कस कर सकते हैं और उनसे क्या है मेडिसिन वगैरह जो है वो सीख कर सकते हैं कि हम क्या मेडिकेशन लें। ठीक है, तो ये जो एक्सपर्ट मेडिकल जो राय होती है वो हम दूर दराज से ही पा सकते हैं बिना डॉक्टर को मिले। ठीक है, एक पेशेंट किसी एक शहर में हो, दूसरा डॉक्टर किसी दूसरे देश में भी हो, तो भी बहुत आसानी से ही संभव है। एंड डिस्टेंस एजुकेशन बच्चों, इसका मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा साधन है। इंटरनेट वगैरह के माध्यम से हम क्या है घर बैठे ही क्या है यूनिवर्सिटीज और दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनसे जुड़ करके स्टडी कर सकते हैं, परीक्षा भी ऑनलाइन ही दी जा सकती है, सर्टिफिकेशन हो जाता है। तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल है, पारुल यूनिवर्सिटी एक और एग्जाम्पल है, जो कि बच्चों डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स रन करती हैं। तो ये घर बैठे ही आप डिग्रीज ले सकते हो, वो स्टडी मटेरियल आपको मुहैया करवा देते हैं, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, डिग्रीज भी ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, तो आपको घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। तो डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता है। ड्यू टू सैटेलाइट इमेजरी, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स, हमारे जो जंगलों की जो संपदा है, जंगलों के जो हमारे रिसोर्सेज है उनको मैनेज किया जा सकता है, कहाँ जंगल कम हो गए, कहाँ कटाई ज्यादा हो रही है, तो इन पे निगरानी रख सकते हैं हम। नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयले की खानें हो गई, हमारे जो जंगल जैसे मैंने बताया ये हो गए, हमारे मिनरल वेल्थ हो गई, ठीक है कि नहीं क्या, तो माइंस हो गई, ये सब चीजों तो हम आसानी से निगरानी रख सकते हैं, इनको मैनेज किया जा सकता है। क्रॉप असेसमेंट, हमारे जो फसल की जो बुआई होती है, ठीक है, कितने एरिया में कितने हेक्टेयर में फसल बोई गई है, फसल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ बाढ़ उड़ के कारण, तो ये सब असेसमेंट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स वी कैन इजीली फाइंड एनी लोकेशन, और आजकल तो लोकेशन ढूंढना बहुत आसान हो गया, हम इंटरनेट पे गूगल मैप्स के माध्यम से हम किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हमारी लोकेशन से लेकर वहां तक हम सेट कर देते हैं डेस्टिनेशन को, तो गूगल खुद डायरेक्ट करता है कि अभी हाँ इतना आगे जाइए, फिर लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए, और हमको लोकेशन तक वो पहुंचा देता है। तो आज हमको किसी से किसी का एड्रेस पूछने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सटीकता से हम क्या जा सकते हैं। इवन जो कंजेस्टेड रोड होती है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो गूगल मैप के माध्यम से हमको पता लग जाता है कि इस रूट से जाएंगे तो इतना मिनट लगेगा, इस रूट से जाएंगे तो इतना मिनट लगेगा, तो हम इजीएस्ट वे को भी चुन सकते हैं। और आजकल तो हमारे कई देशों में ट्रायल्स चल रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स पे। प्रेजेंटली ट्रायल्स आर बीइंग कंडक्टेड फॉर ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर की कार, जो कि सिर्फ सैटेलाइट्स की मदद से ऑपरेट होगी और वो पैसेंजर्स को ले जा सकेगी, पैसेंजर से बात भी कर सकेगी। ठीक है कि नहीं क्या? तो ये टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट है, सैटेलाइट्स ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है। इन द ऑर्बिट ऑफ मून द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान-1 वाज एस्टैब्लिश्ड, और हमने हमारे भारत देश ने क्या है अपना जो चंद्रयान-1 जो सैटेलाइट था वो भेजा था, जो मून को ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद चंद्रयान-2 भेजा था, उसका जो लैंडर है विक्रम वो क्रैश हो गया था बच्चों, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी क्या है चक्कर काट रहा है और हमको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा है, आने वाले 7-8 साल तक वो काम करता रहेगा। सो इट वाज सक्सेसफुल इन सर्चिंग वाटर
ऑन पोलर रीजन्स ऑफ मून। जो चंद्रयान 1 ने हिंट दिया था कि जो मून है, मून के पोलर रीजन में बड़े-बड़े क्रेटर्स है और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी हो सकता है और ये पानी ही जीवन का आधार है। तो चंद्रयान 2 जो हमने भेजा था, इसीलिए साउथ पोल पे भेजा था और ज्यादा रिसर्च करने के लिए इस क्षेत्र में, ठीक है। देन मंगलयान हमने भेजा जो कि आज भी क्या मार्स के चक्कर काट रहा है और उसके सरफेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो धरती को मुहैया करवा रहा है। तो बच्चों सैटेलाइट्स का बहुत महत्व है हमारे लिए, क्लियर है। तरह तरह का डेटा हमको आउटर स्पेस, प्लैनेट्स और इवन हमारी खुद की धरती के बारे में हमको मिलता है, ठीक है। और भी रिसेंटली जो मंगल से एक बहुत अच्छी खबर आई है कि ऐसे फोटोग्राफ्स लिए गए हैं बच्चों वहां के एटमॉस्फेयर के, कि उसके एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर है बिल्कुल वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा पाई गई है। मतलब मंगल पे ऑक्सीजन का होना बहुत अच्छी खुशखबरी है, ह्यूमंस के लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पे ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा पाई गई है, तो ये सैटेलाइट इमेजरी से संभव हो पाता है बिना वहां गए। चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों कि जो पायोनियर 10 मिशन लॉन्च करने से पहले जो साइंटिस्ट थे उस समय के, उनको एक इमेजिनरी डर सता रहा था। क्या था वो डर? कि हो सकता है हमारा जो यान है वो किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता के संपर्क में आ जाए और वो उस यान को धरती वासियों की तरफ से अटैक समझ के हम पे काउंटर अटैक ना कर दें। ये उनको एक प्रॉब्लम सता रही थी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए, ये क्वेश्चन है हमारा। बिफोर द लॉन्च ऑफ पायोनियर 10, पायोनियर 10 के लॉन्च से पहले व्हाट वाज द ह्यूमन कांसेप्ट अबाउट द क्रिएचर्स बियॉन्ड द प्लैनेट अर्थ। हमारी धरती जो है अर्थ, उसके बाहर यदि कोई क्रिएचर ऐसे कोई इंटेलिजेंट लाइफ मिल जाए तो उसके बारे में मनुष्यों की धारणा क्या थी, एंड व्हाट प्रोटेक्टिव स्टेप्स वर टेकन अगेंस्ट द इमेजिनरी प्रॉब्लम। वो जो भी काल्पनिक जो भी प्रॉब्लम्स जो उनको लग रही थी, उनका क्या उपाय किया गया उनसे बचने का। ठीक, चलिए, एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ पायोनियर 10, पायोनियर 10 के लॉन्च के समय 1972 में द रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव्ड दैट, ये एस्ट्रोनॉमर्स है, उनको उनका ये मत था, मानना था, उनको भरोसा था दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन द स्पेस इन अबंडेंस। ये भरोसा था उनको कि जिस प्रकार से जीवन केमिकल मॉलिक्यूल से उत्पन्न हुआ, धरती पे फला फूला, वैसे ही केमिकल मॉलिक्यूल दूसरे ग्रहों पे भी तो बन सकते हैं, वहां पे भी तो क्या लाइफ पनप सकती है, क्योंकि ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स बिखरे पड़े स्पेस में बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। सो व्हाई द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली, दूसरे प्लैनेट्स पे भी तो संभव है ना। तो दे कुड हैव ओरिजिनेटेड लाइफ एट मैनी अदर प्लैनेट्स इन स्पेस, स्पेस में और बहुत सारे ऐसे ग्रह होंगे जिन पे जीवन की शुरुआत हुई होगी, कुछ में हमसे पहले, कुछ में हमसे ज्यादा बाद में। तो अगर हमसे पहले हुई है तो हो सकता है उनमें से कुछ सभ्यताएं ऐसी होंगी जो हमसे ज्यादा उन्नत, टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड हो गई होंगी, ठीक है। They could have originated life at many other planets in the space, some of which might be much more civilized than us. कुछ हमसे भी बहुत ज्यादा प्रगतिशील और उन्नत होंगी, ठीक है। अब क्या, फर्दर द एस्ट्रोनॉमर्स feared, और उनको ये भी डर सता रहा था दैट द मोर इवॉल्व्ड लाइफ, यदि हमसे ज्यादा उन्नत हुई, वो हमसे ज्यादा एडवांस लाइफ हुई इन द आउटर स्पेस, इट माइट गेट अनॉयड विद द अर्थलिंग्स। तो हमारे जो धरतीवासी हैं उनसे हो सकता है किसी बात से चिढ़ जाएं, परेशान हो जाएं, एंड में अटैक कर, हम पे बदले में क्या कर दें, वो हम पे आक्रमण कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बच्चों मूवीज बनी है इस थॉट के बाद में, 1970 से लेकर के 1990 के दशक में इतनी सारी स्पेस से रिलेटेड मूवीज बनी है जिनमें कि हमेशा एलियंस को आक्रमणकारी दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो आते हैं और हमारी धरती पे कब्जा करते हैं। द मार्शियन करके मूवी बनी है, तो मार्स पे या फिर दूसरे जितने परग्रह हैं वहां से ऐसा माना जाता है कि जब भी मूवीज दिखाई जाती हैं कि एलियंस आते हैं और यहाँ से धरतीवासियों को अपडेट करके और अगवा करके ले जाते हैं, उनके स्पेस यान आते हैं, बहुत तेज दिखाते हैं उनको, लाइटनिंग स्पीड से आते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं डिश की जैसे, ठीक है, सनलाइट को एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको दिखाया गया है, तो ये उनके फियर के कारण ऐसा था, ठीक है। दे फियर्ड दैट, तो उनको डर था द पायनियर 10 कुड कम इन कांटेक्ट विद सम डेवलप्ड सिविलाइजेशन, की पायनियर 10 जो होता है हो सकता है किसी उन्नत सभ्यता के संपर्क में आ जाए अपनी अंतहीन जर्नी के दौरान। इटर्नल मतलब अंतहीन जर्नी, दैट डेवलप्ड सिविलाइजेशन कुड अटैक प्लैनेट अर्थ, और वो जो उन्नत सभ्यता है वो धरती पर आक्रमण कर सकती है। थिंकिंग पायोनियर 10 टू बी एन अटैक ऑन देम फ्रॉम अर्थ, और वो ये मान के अटैक कर सकती है कि पायोनियर 10 को धरतीवासियों ने उन पे आक्रमण करने के लिए भेजा है, तो वो चिढ़ के हम पे आक्रमण बदले में कर सकते हैं। टू प्रिवेंट दिस इमेजिनरी डेंजर, बच्चों जरूरी नहीं ऐसा होता ही, लेकिन खतरा उनको सता रहा था मन ही मन, तो ये काल्पनिक खतरा था। और इस काल्पनिक खतरे को रोकने के लिए, बचने के लिए, कि भविष्य में कोई अटैक ना हो हमारे ऊपर,
इसके लिए क्या है बच्चों, उस पे एक गोल्ड प्लेट फिट की गई, 510 पे सोना। सोना इसलिए क्योंकि सोना बच्चों बहुत लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं होता, चमक इसकी बरकरार रहती है, ठीक है। ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव है। तो गोल्ड प्लेट उस पर लगाई गई 510 पे, डिपिक्टिंग ए मेल एंड ए फीमेल इन ए फ्रेंडली पोज। और उस पे क्या है, एक मेल और फीमेल का फोटोग्राफ बिल्कुल हाथ को शो करते हुए फ्रेंडली पोज में दिखाया गया कि ये मेल फीमेल जो है क्या है, ये मतलब क्या है, आपसे कोई हमको दुश्मनी नहीं है, हम क्या है फ्रेंडली मैनर में क्या है उन्होंने अपना पोज उस पे या फोटोग्राफ उस पे छपी हुई थी मेल और फीमेल की, ठीक है कि नहीं। ऑल्सो इट वाज इंडिकेटेड इन साइन लैंग्वेज दैट द स्पेसक्राफ्ट वाज फ्रॉम अर्थ। तो वहां पे बच्चों उसमें जो हमारा बड़ा सन है वो दिखाया गया, उसके बाद में जो 8 ग्रह हैं उनको लाइन में 9, उस समय प्लूटो को भी इंक्लूड किया गया था, तो 9 ग्रह उनको लाइन में दिखाया गया, जो उनको छोटे छोटे डॉट से दिखाया गया। बड़े ग्रह उनको साइज थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया, और फिर वहां से एरो मार्क करके बिल्कुल उस यान की तरफ ऐसे एरो मार्क करके क्या निशान दिखाया गया, जिससे कि ये पता लग जाए कि धरती से ये आया है क्या यान। तो उन्होंने अपना पूरा एड्रेस भी उसमें साइन लैंग्वेज में दिया कि कोई समझ जाए, अगर यहाँ की भाषा ना समझे तो ये साइन लैंग्वेज में तो समझ जाए क्या है। बट पायनियर 10 कंप्लीटेड इट्स जर्नी। पायनियर 10 जुपिटर तक पहुंचा, सोलर सिस्टम के बाहर गया, अपनी जर्नी पूरी करी, जितना उसको प्लानिंग थी, जितनी उसकी लाइफ थी। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में भी या उसके बाहर भी उसने जो भी सिग्नल्स भेजे, अभी तक उसको कोई भी जीवन के लक्षण प्रमाण उसको नहीं मिले। हम लाइफ को ढूंढने में सफल नहीं हुए धरती के बाहर। क्लियर है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रेजेंट साइंटिफिक व्यू अबाउट लाइफ बियॉन्ड अर्थ। आज क्या धारणा है साइंटिफिक जगत में जीवन के बारे में, धरती के बाहर, धरती के बाहर जो जीवन है उसके बारे में साइंटिफिक धारणा क्या है, एंड क्या सोचते हो आप इसके बारे में, ठीक है क्या। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस, scientists believe that there are about 1 billion places like earth in our very own galaxy। तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है इस बारे में, और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारे धरती की जैसे लगभग 1 बिलियन, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 1 बिलियन हमारे धरती जैसे प्लैनेट्स हैं हमारी खुद की गैलेक्सी में। एंड मेनी ऑफ दीज आर रॉकी लाइक द अर्थ। और बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो चट्टानी सतह के हैं, रॉकी सतह के, सॉलिड सतह वाले हैं, ठीक है। तो सॉलिड सतह वाले प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, बाकी गैस प्लैनेट्स होते हैं। इन द यूनिवर्स ऑब्जर्व्ड टिल प्रेजेंट। और आज तक जो हमने यूनिवर्स अभी तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, उस यूनिवर्स में अभी तक बच्चों हमने 10⁻11 गैलेक्सीज हमारी जानकारी में है। एंड अकॉर्डिंग टू नासा साइंटिस्ट एलन स्टॉफन। और नासा के जो साइंटिस्ट है, नासा स्पेस एजेंसी है बच्चों अमेरिका की, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो ये जो एजेंसी है ये क्या है, इसके जो साइंटिस्ट है, चीफ साइंटिस्ट एलन स्टॉफन, इनका ही मानना है कि वी ऑन अर्थ वुड बी एबल टू डिस्कवर लाइफ आउटसाइड द अर्थ इन अबाउट अ डिकेड। कि लगभग 1 दशक के अंदर हम हमारे धरती के बाहर कोई ना कोई लाइफ जरूर खोज लेंगे, ठीक है। बच्चों कई बार अमेरिका में ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने खोज भी ली हो, क्योंकि बहुत सिक्रेटिव कंट्री है, ठीक है। नासा के ऐसे बहुत सारे रिसर्च वर्क चलते रहते हैं। नासा का एक छोटा सा क्षेत्र है बच्चों, एरिया 51 करके है, डेजर्ट में है, बिल्कुल वहां किसी का भी आना जाना मना है। और कई बार ऐसे हमारे जो बाहर से एक्स्ट्रा जो टेरेस्ट्रियल लाइफ के कई यान आए हैं, जिनको हम यूएफओस बोलते थे, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे डिस्क शेप में होते हैं ना, सॉसर्स के रूप में आते हैं, और वो कई बार क्रैश भी हुए और उनसे कई जीव भी हमको मिले हैं। तो बहुत संभावना ऐसी है, उस न्यूज को दबा दिया जाता है और उन जीवों को क्या है, ये अमेरिका के जो साइंटिस्ट वगैरह है ये कैप्चर करके उन पे रिसर्च वगैरह, उनको डीएनए वगैरह से छेड़खानी करके रिसर्च वगैरह करके उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बहुत संभावना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहां पे ऐसा कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है और एलियन से हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इवन हमारी जो कंप्यूटिंग जगत है, हमारे जो कंप्यूटर्स है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, हमने जो चिप वगैरह कैसे बनाई जाती है, ये सब हमने उन्हीं से क्या है सीखा है। तो ऐसा भी मानना है कि एरिया 51 में रिसर्च होती है, वहां किसी का भी जाना बिल्कुल मना है। कोई अगर अननेसेसरी पर्सन वहां दिख जाता है तो उसको शूट करने के ऑर्डर्स हैं। तो इतना सिक्रेटिव जगह है, तो हो सकता है उन्होंने लाइफ ढूंढ लियो, इसलिए इतना दावे के साथ कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर हम क्या कर देंगे, लाइफ को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो नासा के साइंटिस्ट का मानना है। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर लाइफ ऑन प्लैनेट्स एंड देयर फ्रोजन सैटेलाइट्स। तो जो प्लैनेट्स हैं और जो उनके फ्रोजन, उनके जो उपग्रह सैटेलाइट्स है, उन पे जीवन की खोज जारी है।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न टाइटन। टाइटन पे जीवन की संभावना को तलाशने के लिए हमने क्या है मिशन भेजा था, कासिनी मिशन में बता चुका हूँ। वेयर एन ओशन ऑफ लिक्विड मीथेन इज फाउंड, और वहां पे हमको लिक्विड महासागर मिला है किसका, मीथेन का। मीथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ईंधन है, तो टाइटन से हम वो ईंधन जुटा सकते हैं। यहाँ बहुत कमी है जिसको हम सीएनजी बोलते हैं ना बच्चों, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका तो महासागर मौजूद है वहां पे, ठीक है, तो फ्री फोकट में कितना भी यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ एग्जिस्ट इन द आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और लोगों का, साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक जगत का ये मानना भी है कि बाहरी ब्रह्मांड में, आउटर स्पेस में बहुत सूक्ष्म रूप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में लाइफ संभव होगी, पक्का संभव है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किसी भी दूसरे ग्रह पे, प्लेनेट पे पहुंच करके वहां जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, लाइफ को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये है मत आज की साइंटिफिक कम्युनिटी का जीवन के बारे में, ठीक है। चलिए, अब ये तो पता लग गया कि भाई बहुत सारे धरती जैसे प्लैनेट्स हैं, जीवन की प्रबल संभावना है। तो इतनी ज्यादा संभावना होने के बाद में भी बच्चों हम क्यों नहीं जीवन को ढूंढ पाए, तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है गैया हाइपोथेसिस के रूप में। तो हम देखेंगे पहले तो ये गैया प्रिंसिपल क्या है, और इसका एक और पार्ट है बोटलनेक एक्सप्लेनेशन, वो क्या है। तो बच्चों, गैया हाइपोथेसिस इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि इतनी ज्यादा प्रबल संभावना है हमारे खुद की गैलेक्सी में, धरती के जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन धरती ही क्यों, धरती पे ही लाइफ क्यों फली फूली, और ग्रहों पे धरती जैसा एनवायरमेंट क्यों नहीं है। हमको धरती जैसे इतने प्रयास करने के बाद भी अभी तक एक भी ऐसा हमने धरती के जैसा लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट क्यों नहीं खोज पाए, संभावना तो बहुत ज्यादा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया बच्चों इस हाइपोथेसिस के रूप में, जो शुरुआत में तो हाइपोथेसिस थी, अजम्पशन ही था, बाद में इसको प्रिंसिपल या सिद्धांत, थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये जो गैया प्रिंसिपल है बच्चों, गैया का मतलब होता है यूनिट, इकाई, मदर। गैया मतलब है मदर, इकाई, यूनिट, सिंगल एंटिटी, सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। सो द गैया हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस मतलब होता है अजम्पशन, और बाद में इसी को आगे चल के क्या कर दिया गया, प्रिंसिपल या सिद्धांत के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक। तो क्या कहती है गैया प्रिंसिपल, तो सबसे पहले इस जो हाइपोथेसिस है इसको दिया था, साइंटिस्ट हैं दो, एक है जेम्स लवलॉक एंड लिन मार्गुलिस। इन लोगों ने बच्चों 1974 में ये आइडिया दिया था, बाद में इसको सिद्धांत मान लिया गया, ठीक है। तो जेम्स लवलॉक और लिन मार्गुलिस, ये नाम याद रखेंगे। तो इनके अनुसार, इनका क्या मानना है, ये इनका कथन क्या था, अकॉर्डिंग टू इट, इस हाइपोथेसिस के अनुसार ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, किसी भी प्लेनेट पे जो भी जन्म लेते हैं ना, वो किसी भी प्लेनेट का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहां के जो भौतिक जो लक्षण होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर हो गया, वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होगी, इन सब के साथ में वो एक तरह से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। समझा गया कि नहीं क्या, तो इसका मतलब जैसे कोई लाइफ जन्म लेती है, स्टार्ट होती है प्लेनेट पे, वो तुरंत इंटरेक्ट करने लग जाती है किसके साथ, प्लेनेट के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। अब प्लेनेट के साथ इंटरेक्शन का मतलब होता है प्लेनेट एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे समझाएगा, प्लेनेट जो होता है एक सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह बिहेव करता है, सिनर्जेटिक मतलब सपोर्टिव। तो यहाँ पे प्लेनेट भी हर संभव कोशिश करता है कि वो न्यूली डेवलप्ड जो लाइफ फॉर्म है उसको क्या करे, सपोर्ट करे, उसको हेल्प करे, प्लेनेट ये प्रयास करता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल मदर के रोल की तरह है, जैसे हमारा हम बोलते हैं ना धरती माता, प्रकृति माँ, तो माँ जैसे क्या करती है, उसको केयर करती है, उसके लिए उसकी भलाई के लिए काम करती है। तो प्लेनेट का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो इंटरेक्ट करता है, उसकी इच्छाओं को समझता है, और प्लेनेट का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हर संभव कोशिश करता है अपने आप को इस प्रकार से चेंज करे कि वो जो न्यूली डेवलप्ड लाइफ फॉर्म है उसके लिए सपोर्टिंग कंडीशंस का निर्माण, ठीक है। तो एक तरह से मान सकते हैं कि जो हमारी धरती है, प्लेनेट, वो भी एक प्रकार से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, उसकी नीड्स का ध्यान रखती है न्यूली डेवलप्ड लाइफ फॉर्म की, ठीक है। अब जो हमारी धरती है, इसी पे क्यों लाइफ फली फूली और दूसरे ग्रहों पे क्यों नहीं है, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो बच्चों समझेंगे क्या, कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है धरती का और जो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं, एक सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह काम करते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसको हम क्या इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देन द अर्थ वर्क्स लाइक एन ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह इसकी भूमिका होती है किसी भी प्लेनेट की, ठीक है। अब कैसी भूमिका होती है वो देखते हैं। तो ये थ्योरी, पहली बात तो समझ लेते हैं इसका मेन पर्पस क्या था। तो ये थ्योरी इस चीज को समझाने के लिए दी गई थी कि क्यों धरती पे ही लाइफ फली फूली और दूसरे प्लैनेट्स पे संभावना इतनी ज्यादा प्रबल होने के बावजूद भी कोई जीवन का चिन्ह हमको नहीं मिला, साइन नहीं मिला। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई लाइफ डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड ऑन अर्थ, क्यों धरती पे जीवन
डेवलप हुआ, फला फूला, जबकि on other planets even though the possibilities are very large, life did not flourish. दूसरे planets पे लाइफ फली फूली क्यों नहीं, संभावनाएं तो बहुत है। तो according to this theory, life after life originates on any planet, it starts a feedback communication with planet's physical environment. तो इस थ्योरी के अनुसार जैसे ही किसी प्लेनेट पे जीवन की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में तुरंत वो जो न्यूली डेवलप्ड लाइफ फॉर्म है ना, चाहे माइक्रोबियल लाइफ हो, वो एक तरह से फीडबैक कम्युनिकेशन स्थापित कर लेती है प्लेनेट के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल कंडीशंस के साथ में। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बताता है मेरे को यहाँ ये परेशानी है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चीज वो कम्युनिकेट करता है और प्लेनेट उसको सेंस करता है, प्लेनेट का जो एनवायरनमेंट उसको सेंस करता है। अब प्लेनेट जो होता है वो जवाब में बदले में अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। अब जो प्लैनेट का जो रिएक्शन होता है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट का जो रिएक्शन बच्चों दो प्रकार का होता है। ये जो कम्युनिकेशन है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव बच्चों, आप किसी से हेल्प मांगो तो जरूर थोड़ी को हेल्प कर दे, वो हेल्प कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो भाई वो अपनी नीड बताता है, ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल जो लाइफ है वो अपनी नीड प्लैनेट के साथ डिस्कस करती है, बताती है, और प्लैनेट उसको सेंस करके अब प्लैनेट अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। अब ये बदलाव दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है प्लैनेट अपने आप को इस प्रकार से बदल ले कि वो बदली हुई परिस्थितियां उस नई लाइफ फॉर्म के लिए फायदेमंद हो, पॉजिटिव हो, उसको डेवलप करने में मदद करे। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, वो बदलने के चक्कर में क्या होता है, कंडीशंस और ज्यादा डिफिकल्ट और हार्श हो जाती है बच्चों। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे एक परीक्षा होती है और टेस्ट में बच्चों बिना तैयारी के अधिकतर लोग जाते हैं तो बहुत ही कम सफल हो पाते हैं, अधिकतर असफल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये जो न्यूली डेवलप्ड लाइफ फॉर्म है उसको जारी रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको फलने फूलने के लिए जरूरी कंडीशंस निर्माण करने का जो टेस्ट होता है वो अधिकतर प्लैनेट्स पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं का। तो ऑन मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स ये जो फीडबैक होता है प्लैनेट का, ये नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब बदलता तो है प्लैनेट का फिजिकल एनवायरनमेंट, लेकिन वो प्लैनेट कंडीशंस और ज्यादा जटिल मुश्किल बना लेता है और इसलिए जीवन अर्ली स्टेज में ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि धरती पे ही जीवन की शुरुआत हुई, हो सकता है मार्स पे, वीनस पे भी शुरुआत हुई होगी पास्ट में, लेकिन उनकी परिस्थितियां जटिल हो गई और वो जो लाइफ थी बेचारी वो अर्ली स्टेज में ही चल बसी, नष्ट हो गई। जबकि धरती के केस में ये जो कम्युनिकेशन था ये पॉजिटिव था। धरती के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसने जो नई लाइफ है उसके आवश्यकताओं को समझा और अपने आप को इस प्रकार से बदला कि उसको फायदा हो, उसको क्या हो, बेनिफिट हो। और इस प्रकार से जो लाइफ है वो माइक्रोबियल फॉर्म से डेवलप होते 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 उन्नत होते होते ह्यूमंस तक पहुंच पाई। समझ में आ गया। दस द लाइफ इज कंसिडर्ड, तो ये जो अर्थ है ना हमारी अर्थ, इट इज कंसिडर्ड एज ए मदर हु टेक्स केयर ऑफ लाइफ ऑन इट। तो जीवन जो भी उत्पन्न हुआ धरती पे उसको एक माँ की तरह उसने उसकी देखभाल की है धरती ने, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट ने, जिससे कि जीवन यहाँ फला फूला। दूसरे प्लैनेट्स में कम्युनिकेशन नेगेटिव था तो वहां पे क्या है, वो जीवन उत्पन्न होने के कुछ समय बाद ही नष्ट हो गया। समझ में आ गया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, इसको बोटल नेक एक्सप्लेनेशन भी कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये इसी से रिलेटेड है। इवन दो देयर आर इनकैलकुलेबल पॉसिबिलिटीज फॉर अनदर अर्थ विद लाइफ टू एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में धरती जैसे ही जीवन पाए जाने की बहुत असंख्य संभावनाएं हैं, उसके बावजूद देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, अभी तक हमने धरती के जैसा एक भी प्लेनेट खोजा नहीं है। ठीक है कि नहीं क्या। तो इसको हमको गैयन बॉटलनेक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाना है कि क्यों नहीं हमने उसको खोजा है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, द इनिशियल लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अ प्लैनेट इज वेरी डेलिकेट, बहुत सूक्ष्म लाइफ होती है, माइक्रोबियल लाइफ होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा प्रकृति में जो एडवर्स चेंजेस उसको झेल नहीं पाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या है, डेलिकेट लाइफ होती है और इसके ग्रोथ के, पनपने के, फलने फूलने के चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं। कैसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। तो जो अर्ली प्लैनेट का एनवायरनमेंट होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत हॉट होता है, अजीब सी कंडीशंस होती हैं, वो अर्ली लाइफ को सपोर्ट ही नहीं करता। कई बार हमारे धरती पे भी जब शुरू में लाइफ बनी थी तो टेम्परेचर बहुत 70-80 डिग्री के आसपास था, महासागरों का बहुत गर्मी थी, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ही अजीब सी कंडीशन थी। तो शुरू का जो एनवायरनमेंट होता है काफी अनस्टेबल होता है, वो बदलता रहता है जल्दी जल्दी। तो प्लैनेट पे डेवलप होने वाली जो लाइफ है उसको सपोर्ट नहीं करता वो कई बार। टू सस्टेन लाइफ, और जीवन को जारी रखने के लिए द टेम्परेचर हैज टू बी मेंटेन्ड इन ए डेफिनेट लिमिट, तापमान एक बहुत ही सीमित रेंज में रखना पड़ता है, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक इट्स एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर लाइफ, और जीवन के लिए, जो जीवन को सस्टेन करने के लिए, जारी रखने के लिए जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको सूटेबल बनाने के चक्कर में the environment of most planets actually become tougher and tougher.
टू अटेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के चक्कर में क्या है, अधिकतर प्लैनेट्स का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा होने के बजाय, सूटेबल होने के बजाय और ज्यादा कठिन जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है और ज्यादा हार्श हो जाता है। तो वो जो लाइफ है वो परत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये उसी प्रकार से बच्चों जैसे उसको एक बॉटल से तुलना की गई। वो जो बॉटल जो होती है, बॉटल नीचे से पैदा चौड़ा होता है, सेंटर पे मोटी होती है, उसकी जो नेक होती है, नेक मतलब उसका जो नेक है वो पतली होती है। समझ में आ गया? नेक क्या है? पतली है। तो अगर किसी बॉटल में हम पानी भर देते हैं, सपोज किसी बॉटल में पानी भर देते हैं, तो वो जो पानी है, जब उस बॉटल को उल्टा करेंगे हम, उस बॉटल को उल्टा करने के बाद पानी को निकलने में बाधा आती है। भाई अगर बॉटल का ऊपर का मुंह काट देते हैं हम, तो पानी जल्दी से बाहर आ जाएगा। जैसे ग्लास होता है, ग्लास में से पानी डालना बहुत आसान है, निकालना बहुत आसान है, लेकिन बॉटल में डालने के बाद भी जब बिल्कुल बॉटल को उल्टा कर देते हैं ना, तो सेम नेक जो होती है, बॉटल का नेक संकरा हो गया, और संकरा होने के कारण पानी जल्दी से निकल नहीं पाता। तो जिस प्रकार से बॉटल जो होते हैं अपने मुंह की तरफ, नेक की ओर संकरी हो जाती है, तो यहाँ पे संकरा होना बाधाओं का प्रतीक है बच्चों। संकरा होना किसका प्रतीक है? बाधाओं का प्रतीक है। ठीक है कि नहीं? क्या जैसे फॉर एग्जांपल ये वैसा ही है जैसे कि आपने जलियांवाला बाग के बारे में सुना होगा। एक बहुत बड़ा सारा बाउंड्री वाला एक पार्क था और उसमें सभा हो रही थी, तो अचानक से अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने क्या फायरिंग ओपन कर दी थी। तो उसका एक बहुत ऊंची दीवारें थी और एक छोटा सा ही गेट था। तो वो जो गेट में छोटा सा गेट होने का लोग जल्दी से निकल नहीं पाए उधर से। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जल्दी से निकल नहीं पाए, तो वो प्रॉब्लम है, हर्डल है। तो इसी प्रकार से क्या कहा कि ये बिल्कुल एक बॉटल के नेक के समान ही है, कि जिस प्रकार से नेक जो होता है अपने जो बॉटल है अपने नेक की ओर ज्यादा संकरी हो जाती है, और संकरापन डिफिकल्ट कंडीशंस को इंडिकेट करता है। तो यही यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जो प्लैनेट्स होते हैं अधिकतर, वो जो नई लाइफ होती है उसके उत्पन्न होने के बाद में क्या है, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनाने के चक्कर में कई बार वो उल्टा कर बैठते हैं, कंडीशंस और ज्यादा टफ हो जाती है। टफ होने के कारण जो लाइफ है वो शुरू में अर्ली स्टेज में ही नष्ट हो जाती है। तो ये एक तरह से हर्डल्स की तरह है, जैसे हमारी बॉटल का नेक होता है। सो वेरी फ्यू प्लैनेट्स आर सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? तो एग्जामिनेशन क्या था, टेस्ट क्या था प्लैनेट्स के लिए? ये लो पकड़ो, नई लाइफ है, इसको जिंदा रख के दिखाओ। ठीक है, तो प्लैनेट प्रयास करता है। बहुत ही कम ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसका प्रयास सफल होता है, पॉजिटिव फीडबैक कम्युनिकेशन होता है, अधिकतर का नेगेटिव होता है और प्रयास में असफल हो जाते हैं प्लैनेट्स का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, सो वेरी फ्यू आर सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन ड्यू टू दिस रीजन। और यही कारण है कि वीनस और मार्स हो सकता है जो कभी किसी वक्त लाइफ के लिए सूटेबल रहे होंगे, हो सकता है जीवन वहां स्टार्ट भी हुआ होगा, बट आज वहां जीवन के कोई लक्षण को नजर नहीं आते। तो एक तो बिल्कुल गर्म हॉट बॉल है, फुल ऑफ वोल्केनोस, पूरी धरती पे लावा बहता है वहां पे, क्या? वीनस। और वहां पे जो बादल है सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, बिल्कुल हॉट कंडीशन। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। 460 से 470 डिग्री सेल्सियस तापमान है सतह का। स्काई बिल्कुल येलोइश ऑरेंज दिखाई देता है वहां से, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। समझ में आ गया? तो इतना विषम परिस्थितियां हैं वहां पे। कम से कम भी 2 से 3 हजार एक्टिव वोल्केनोस है जो कभी भी फट पड़ते हैं, लावा बहता है वहां नदियों के रूप में सतह के ऊपर, बिल्कुल ऑरेंज कलर की पिघली चट्टानें बहती है, इतना हीट है वहां पे। ठीक है, और दूसरा जो मार्स है वो बिल्कुल ठंडा ग्रह है, फ्रोजन बॉडी, जहां औसत तापमान -60 से -70 डिग्री सेल्सियस है। औसत तापमान बता रहा हूं मैं, जो कि हमारे धरती की सबसे कोल्डेस्ट जगहों के बराबर है। तो वहां की गर्मियों में भी तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो जीवन की हमको कोई संभावना भी कहीं और दिखी नहीं है। तो क्यों धरती पे ही मौजूद है? क्योंकि धरती पे फीडबैक कम्युनिकेशन पॉजिटिव था और बाकी पे ये नेगेटिव था। अधिकतर पे नेगेटिव होता है, तो इसलिए जीवन की अभी हमको संभावना नजर नहीं आई, हमने अभी तक जीवन कहीं ढूंढा नहीं है। तो ये था बच्चों गैयन बॉटलनेक एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, गैया प्रिंसिपल क्या होता है, और ये समझाने के लिए दिया गया है कि बहुत सारी संभावनाओं के बावजूद सिर्फ धरती पे ही लाइफ क्यों है, दूसरे ग्रहों पे संभावनाओं के बाद भी लाइफ क्यों नहीं फली फूली। अब कई लोग इस हाइपोथेसिस को बच्चों एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि ये धर्म से प्रभावित है, ये रिलीजियस लगती है। समझ में आ गया? इसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं, बस सोचा और बोल दिया। ठीक है, so why do some people neglect the Gaian hypothesis? तो according to them they consider it to be influenced by religion, कि एक प्लेनेट है, प्लेनेट का फिजिकल एनवायरनमेंट वो ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे बिहेव करेगा? क्या आप किसी प्लेनेट से बात कर सकते हो क्या? भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो प्लेनेट को कैसे बताएगा मुझे क्या चाहिए, प्लेनेट फिर कैसे बदलेगा, उसकी आवश्यकता क्या पड़ी है प्लेनेट को बदलने की, प्लेनेट उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा, नॉन लिविंग चीज लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है? आप किसी ईंट से, पत्थर से बात कर सकते हो क्या? आप अपने वायुमंडल से बात कर सकते हो क्या? तो ये सब चीज बहुत अजीब सी लगी उनको, तो वो इस चीज को मानते
नहीं है, उसको उनको लगता है कि ये एक क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, धर्म से इन्फ्लुएंस्ड है, समझ में आया क्या, रिलीजियस थॉट पे आधारित है, कोई साइंटिफिक आधार इसका नहीं है, इसलिए वो इसको स्वीकार नहीं करते बहुत सारे लोग। ठीक, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमने धरती के बाहर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इरेक्ट किया है स्पेस में, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या है ये, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे कामकाज होता है, साइंटिस्ट वहाँ उनकी दिनचर्या कैसी होती है, तो वो सब हमको देखना है। ठीक है, तो हमारा ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, सैटेलाइट, ये एक तरह से आर्टिफिशियल जिसपे कि मनुष्य भी रहते हैं, हमेशा वहाँ 4 5 6 लोग बने रहते हैं, तो इट इज ए मैन्ड सैटेलाइट, समझ में आ गया। अधिकतर सैटेलाइट मानव रहित होते हैं, बट ये एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जिसके मनुष्य रह सकते हैं, वहाँ रहने के लिए कंडीशंस का निर्माण किया जाता है। सो द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, शॉर्ट में इसको ISS कहा गया। ठीक, तो इसके कुछ मुख्य मुख्य जो फीचर्स है वो क्या, वो देख लेते हैं। इट इज ए हैबिटेबल सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द अर्थ लोअर ऑर्बिट। ये क्या है, रहने योग्य सैटेलाइट है, हैबिटेबल मतलब वहां निवास किया जा सकता है, और जो कि धरती के लोअर ऑर्बिट में घूमता है। बच्चों धरती के बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, 400 किलोमीटर की ऊंचाई से ऑर्बिट चालू होते हैं, और बच्चों ये जाते हैं 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमने ऑर्बिट्स लॉन्च किए हुए हैं, हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं। तो हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, और ये बहुत ही निचले ऑर्बिट है, 435 किलोमीटर दूर है धरती की सतह से। ठीक है, उतनी ऊंचाई पे ये एक हैबिटेबल स्ट्रक्चर है जो कि घूम रहा है, ये लगभग 330 किलोमीटर से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, घूमता घूमता ये कभी कभी नीचे आ जाता है, तो इसके इंजन को बूस्ट करके फिर ऊंचाई पे ले जाते हैं, फिर ये कई देर तक घूमता घूमता कुछ महीनों बाद फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको कांस्टेंट हाइट पे, इस हाइट्स के बीच में ही रखा जाता है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर इन अर्थ ऑर्बिट, धरती के ऑर्बिट में सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर, इससे बड़ी चीज अभी तक हमने स्पेस में कोई बनाई नहीं है। विजिबल फ्रॉम अर्थ विदाउट टेलीस्कोप, एकमात्र मानव निर्मित ऐसा स्ट्रक्चर जो बिना टेलीस्कोप के हम केवल नेकेड आई से देख सकते हैं। रात के समय आसमान में बिल्कुल व्हाइट डॉट की तरह, एक चमकीले डॉट की तरह मूव करता हुआ स्काई में नजर आता है। ठीक है, तो इसको गलती से कोई एरोप्लेन ना समझे, एरोप्लेन में जो बच्चे होते हैं लाइट ब्लिंक करती है, जबकि ये एक कंटिन्यूसली व्हाइट डॉट की तरह मूव करता हुआ नजर आता है स्पेस में। ठीक है, आसमान में। इट हैज पार्टिसिपेशन, तो इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसलिए बोला है क्योंकि इसमें कई देशों का पार्टिसिपेशन है, तो 5 अलग अलग इसमें एजेंसीज हैं देशों की। जापान है, इसकी स्पेस एजेंसी जिक्सा है, कनाडा है, रशिया है, रॉसकॉस्मोस, अमेरिका है, नासा, एंड ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, तो इसमें भी 7 8 कंट्रीज का पूरा समूह है। तो 5 अलग अलग एजेंसीज का इसमें समूह है, 5 अलग अलग देशों का पार्टिसिपेशन है इसमें, जापान, कनाडा, रशिया, अमेरिका एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज। तो इन सबके पार्टिसिपेशन के कारण कोई एक देश का इस पर अधिकार नहीं है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा गया है, और ये पूरे संसार की भलाई के लिए काम करता है। इट हैज लिविंग रूम्स, और इसके अंदर अलग अलग क्या है, कक्ष हैं, लिविंग रूम्स है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रह सकते हैं, साइंटिस्ट रह सकते हैं, लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे उनके प्रयोग किए जा सकते हैं, लाइब्रेरी है जहाँ पे रीडिंग रूम बनाए गए हैं जहाँ पे आप कोई लिटरेचर वगैरह को स्टडी कर सकते हो अपना टाइम पास करने के लिए, किचन एरिया जहाँ पे आप पका सकते हो, भोजन गर्म कर सकते हो, गार्डनिंग एरिया जहाँ पे आप कुछ उगा भी सकते हो, सॉइललेस कल्चर। ठीक है कि नहीं, क्या स्पेस में प्लांट्स को भी ग्रो किया गया है, एंड जिम है जहाँ पे आप फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ISS, इट कंप्लीट्स मोर देन 15 रिवॉल्यूशंस ऑफ अर्थ पर डे। इसकी स्पीड इतनी है कि बच्चों ये लगभग एक दिन में 15 चक्कर धरती के ये काट लेता है, एक दिन में 15 चक्कर काट, हर 1 घंटा 40 मिनट के अंदर नियरली एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। सो अब धरती के एक तरफ सन है तो उस तरफ तो डे टाइम होगा और पीछे की तरफ रात होगी, तो बच्चों ये धरती के 15 चक्कर काट लेता है, मतलब जब ये धरती के पीछे जाएगा तो ये भी अंधेरे में आ जाएगा, तो यहाँ रात हो जाएगी, और जब ये वापस सामने की तरफ निकल के आएगा जहाँ पे सनशाइन है तो फिर डे हो जाएगा। तो अगर ये 15 चक्कर काट लेता है तो मतलब ISS पे यदि कोई पर्सन मौजूद है तो वो 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट ऑब्जर्व कर पाएगा, मतलब एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पे मनुष्य 15 बार एक ही दिन में सनराइज और सनसेट देख सकता है, वो है ISS। बच्चों क्वेश्चन आता है एक मार्क का कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे हम एक ही दिन में 15 बार सनराइज और सनसेट विटनेस कर सकते हैं, दैट इज द ISS, ओनली प्लेस वेयर ह्यूमंस कैन गो एंड विटनेस सनराइज एंड सनसेट 15 टाइम्स अ डे। ओके, उसके बाद इट इज ए लार्ज विंडो प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स, उसके नीचे की ओर एक बहुत बड़ी सारी विंडो है सिलेंड्रिकल, जिसमें एक बहुत मोटा सारा कांच ग्लास पीस लगा हुआ है, और इस विंडो से हम नीचे धरती का व्यू देख सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये जो विंडो एक कुपोला कहलाती है, कुपोला CUPOLL, इस विंडो से क्या धरती का नजारा लिया जा सकता है। ठीक, सेलेक्टेड पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट आर सेंट टू द ISS, सरकार के द्वारा कुछ
ट्रेन किए गए चुनिंदा लोगों को समय समय पर आईएसएस में भेजा जाता है। नॉर्मली साइंटिस्ट होते हैं who perform tasks given to them, रिसर्च पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, खोजबीन के लिए उनको वहाँ समय समय पे भेजा जाता है, जो उनको असाइन किए गए कार्यों को, टास्क को पूरा करते हैं समय समय पे। अब ये जाते कैसे हैं वहाँ पे, तो उनको जाने के लिए बच्चों रशिया का एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है जिसको सोयूज कहते हैं। क्या है ये? सोयूज। तो ये ही पैसेंजर्स को वहां ले जाता है, और एक बार में, बहुत बड़ा यान नहीं, छोटा सा यान, एक बार में सोयूज में 3 यात्री जा सकते हैं, और 3 में से कभी भी 3 नहीं जाते हैं, उसमें हमेशा 2 ही जाते हैं। एक सीट हमेशा खाली रखी जाती है। वो सीट खाली इसलिए रखी जाती है क्योंकि स्पेस प्रोग्राम काफी खर्चीला है, तो समय समय पे यदि किसी पर्सन की इच्छा होती है, तो कोई टूरिस्ट यदि वहां जाना चाहता है किराया चुका करके, तो उसके लिए सीट खाली रखी जाती है। तो भारी भरकम वो किराया चुकाता है, उस धन से, उस किराए से इनका रिसर्च वर्क का जो काम है वो चलता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसको कम से कम 24 घंटे, एक दिन वहाँ पे आईएसएस में स्पेस स्टेशन पे रुकने का मौका मिलता है। तो बच्चों, ऐसा एक पहला पर्सन जो कि जो स्पेस की यात्रा करके आया अपने खुद के खर्चे पे, वो था डेनिस टीटो, द फर्स्ट एवर स्पेस टूरिस्ट, जो साइंटिस्ट नहीं था लेकिन स्पेस टूरिज्म में पहला टूरिस्ट कौन बना? डेनिस टीटो, DENNISTITO। ये पहला स्पेस टूरिस्ट, बहुत भारी भरकम रकम चुका के क्या है ये स्पेस स्टेशन तक जाके आया। तो सोयूज में एक सीट खाली रखी जाती है स्पेस यात्री के लिए, तो इससे उनको धन मिल जाता है उनके रेंट के द्वारा, जो कि वो अपने रिसर्च पर्पस के लिए काम में ले आते हैं। सोयूज रशिया का यान है, ठीक है। तो ऊपर जाकर के बच्चों ये जो आईएसएस है उसके साथ जाके एक पर्टिकुलर जगह होती है, उसके साथ जाकर के वहां पे चिपक जाता है, उसको डॉकिंग बोलते हैं, और फिर अंदर एक विंडो खुलती है, और जो है इस यान से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हैज स्पेंट 6 months at a stretch at the ISS। तो जो भारतीय ओरिजिन की जो महिला हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट नाम क्या है इनका? सुनीता विलियम्स। ये इन्होंने लगातार 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बिताए एक समय में, ठीक है। कल्पना चावला वो भी स्पेस में जाके आई हैं, जो कि हरियाणा से हैं हमारे देश में, ठीक है। तो ये 2 महिलाएं, इन्होंने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया। इट हैज सोलर अरेज। अरे मतलब होता है बच्चों पैनल के बिल्कुल सीरीज, समझा क्या? बहुत सारे पैनल्स एक के बाद एक सीरीज में लगाए जाते हैं, सोलर अरेज हैं इसके ऊपर, जिससे कि यहाँ आवश्यक बिजली बनती है उपकरणों को काम करवाने के लिए। तो यहाँ जो बिजली का निर्माण होता है सोलर पैनल से होता है, और ये विंग्स की तरह दोनों ओर प्रोजेक्टेड है। तो करीब दर्जनों सोलर पैनल्स इसमें, सोलर अरेज इसमें लगे हुए हैं, जो कि विंग्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे जो आईएसएस है उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उनका रूटीन क्या है। बच्चों एस्ट्रोनॉट शब्द जो होता है अमेरिका नासा की तरफ से ट्रेन करके भेजे गए साइंटिस्ट जो होते हैं स्पेस यात्री, उनके लिए शब्द हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट्स। रशिया की तरफ से अगर कोई जाता है तो बच्चों उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है, कॉस्मोनॉट कहा जाता है। और हम भारतवंशी अगर हम इंडिया की ओर से कोई भेजेंगे तो बच्चों उनको व्योमनॉट कहेंगे, ठीक है, व्योमनॉट। तो अलग अलग देश अपने अलग अलग नाम यूज करते हैं अपने स्पेस यात्रियों के लिए, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, व्योमनॉट हमारे इंडियंस होंगे। अभी हमने भेजे नहीं है, प्रस्तावित अगले 1-2 सालों में हम ये जरूर भेजने वाले हैं इंडियंस को भी स्पेस में। ओके, सो इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी चेंबर्स इन द आईएसएस। आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत सारे अलग अलग क्या है, छोटे छोटे चेंबर्स हैं अलग अलग कामकाज के लिए। तो वहां पे ये स्पेस यात्री रहते हैं। फूड इज सेंट टू एस्ट्रोनॉट्स इन प्लास्टिक बैग्स। और ये जो सोयूज होता है, जब भी समय समय पे जाता है वहां पे, तो रॉ मटेरियल्स, फूड वगैरह लेके जाता है, और वहां से फिर जो भी उनका कूड़ा कचरा है वो वापस ले आता है। अप डाउन इसीलिए करता है। तो हर कुछ 10-15-20 दिन में उसकी एक यात्रा होती है सोयूज की। तो वहां पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भोजन उनके प्लास्टिक के बैग्स में पैक करके भेजा जाता है। नॉर्मली जो भोजन होता है अगर पेस्ट या लिक्विड जेल फॉर्म में ही होता है, उसको सक किया जाता है ट्यूब्स के माध्यम से। वहाँ सॉलिड फूड बहुत ही लिमिट में ही होता है, बहुत ज्यादा सॉलिड फूड का यूज नहीं करते। द फूड कैन बी हीटेड और कूल्ड। और ये भोजन बना बनाया भोजन होता है, उसको वहाँ हम गर्म किया जा सकता है, उसको ठंडा भी किया जा सकता है। फ्रीजिंग का, रेफ्रिजरेशन का भी सुविधा है वहाँ, गर्म करने की भी सुविधा है, किचन है वहाँ पे एक एरिया। द लिक्विड्स आर टू बी सक्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ ट्यूब। तो लिक्विड जो पैकेट्स में जो भोजन होता है उसको हम स्ट्रॉ की मदद से वहाँ पे ट्यूब्स की मदद से डायरेक्टली चूसा जाता है, सक कर लिया जाता है, ठीक है। कि खुले में वहाँ भोजन नहीं रह सकते, उड़ जाएगा, वहाँ ग्रेविटी ना के बराबर है, बहुत ही कम है। सॉलिड फूड इज ऑल्सो टेन। अगर सॉलिड फूड उनको लेना है बच्चों, तो सॉलिड फूड को पैकेट में बंद करके रखना पड़ेगा, और उस फूड को खाने के लिए वो प्लेट पे सजा करके नहीं रख सकते, उस फूड को उड़ जाएगा इधर से उधर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वो जो सॉलिड फूड है उसको अपने हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। खाने के लिए उसको फोर्क जो भी है, चम्मच है, नाइफ है, उसको वो जो भी स्टील के औजार है उसको एक मैग्नेट की मदद से क्या है, या सैचल की मदद से क्या है, उसको चिपका के रखा जाता है अपनी प्लेस में, क्योंकि इधर उधर फ्लाई बैक करके इधर उधर ना उड़ जाए, बिखर ना जाए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होने से वो
फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं वहाँ स्पेस स्टेशन के अंदर। सो दीज आर केप्ट इन ए ट्रे विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट के साथ, कैचर के साथ उसको अटैच करके रखा जाता है, मैग्नेटिक चीजें। टॉयलेट्स इन द स्पेसक्राफ्ट आर स्पेशली डिजाइन। तो टॉयलेट्स जो होते हैं बच्चों वहाँ पे स्पेशल तरीके के होते हैं। टॉयलेट्स वगैरह में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करके उनसे वाटर को भी वो निकाल बाहर करते हैं, उस वाटर को बार बार यूज किया जाता है। बहुत पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वहाँ पे, उसको बर्बाद नहीं कर सकते। दे यूज वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यू पेपर्स एंड डायपर्स फॉर हाइजीन। और हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन करने के लिए वहाँ पे पानी को बिखेर नहीं सकते, वहाँ वॉशिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे नॉर्मली टिश्यू पेपर, डायपर से यूज किया जाता है। स्नान वगैरह का वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा स्टीम बात ही ले सकते हैं, वो स्टीम फेस पे डाली और बस टिश्यू पेपर से पहुंच ले, इससे ज्यादा स्नान वहाँ संभव नहीं है, ठीक है कि नहीं आपको। देन उसके बाद यूरिन इज कलेक्टेड, क्लीन, फिल्टर्ड एंड रिसाइकल्ड फॉर यूज। यूरिन को भी वो वेस्ट नहीं किया जाता, उसको कलेक्ट करके उसमें से भी वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसको वापस रीयूज के लिए ये रेडी हो जाता है। अदर वेस्ट जनरेटेड आर कलेक्टेड इन बैग्स। और भी जो दूसरे वेस्ट हैं वो जो भी जनरेट होते हैं उसको बड़े बड़े बैग्स में कलेक्ट करके एक एरिया पे डंप कर देते हैं और सोयूज उसको समय समय पर उस कचरे को क्या है वापस धरती पे ले आता है। तो वहां पे अंतरिक्ष में कचरे को फेंका नहीं जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स अप देयर आल्सो सफर फ्रॉम हेल्थ इश्यूज। वहां पे बच्चों क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो हमारा जो शरीर है उसमें मसल्स बिल्कुल बेकार होने की संभावना है, हमारी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, क्योंकि धरती पे ग्रेविटी के विरुद्ध हमको खड़े होना पड़ता है, जोर आता है हमको, हमारी बॉडी मास जो हमको संभालने के लिए हमको मसल्स का यूज करना पड़ता है, तो जोर आता है, लेकिन वहां जोर ही नहीं आना पड़ता, ठीक है। तो वहां पे पैरों की मसल्स लूज हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, हमको कुछ भी उठाने में जोर नहीं आएगा, तो हमारी मसल्स काम नहीं करेंगी, तो वी विल लूज मसल मास एंड बोन डेंसिटी। तो इससे काफी परेशानी आ सकती है। और अगर मान लो 2-4-5 महीने का समय बिता के अचानक से हम धरती पे आते हैं तो बच्चों इतने कमजोरी महसूस करेंगे कि हम, हमारी ग्रेविटी, हमको बहुत ज्यादा भार लगेगा, हमारे शरीर को संभाल नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे लड़खड़ा करके, हमको दोबारा चलना सीखना पड़ेगा। तो बच्चों वहाँ पे बोन डेंसिटी बनाए रखने के लिए वहाँ पे हमको नियमित एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइजेस के लिए वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल आपको पता होगा कि एक छोटा सा फ्लैट जो होता है, क्या है, बेस होता है, वो रन करता रहता है और अलग अलग स्पीड पे उसको रेगुलेट किया जाता है। तो वॉकिंग के लिए ट्रेडमिल है वहाँ पे। साइकिलिंग है, एक छोटा साइकिल है जिसको पेडल मार करके हम हमारी जो थाई मसल्स है उसको टोन अप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वेट लिफ्टिंग के लिए बेंच प्रेस है, समझा क्या। तो बेंच प्रेस से हम हमारे जो शोल्डर्स है, इसकी मसल्स, हाथों की मसल्स, इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्कआउट के बिना कि हमारी मसल्स बहुत कमजोर हो जाएंगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएंगी। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस उनके जो डेली रोजमर्रा का जो जीवन है या उनका जो दिनचर्या उसका एक अहम हिस्सा है, इसके बिना बहुत तकलीफ हो सकती है उनको। टू स्लीप दे यूज स्लीपिंग बैग। सोने के लिए स्लीपिंग बैग से यूज करते हैं, अपने आप को बांध करके सोते हैं और वो किसी भी ओरिएंटेशन में सो सकते हैं। वहां पे अप डाउन जैसा कुछ भी होता नहीं, फीलिंग ही नहीं आती ऊपर नीचे की। वो दीवारों पे भी सो सकते हैं, छत पे भी सो सकते हैं, नीचे भी सो सकते हैं। अलग अलग उनके चेंबर्स होते हैं, उन चेंबर्स में उनके स्लीपिंग बैग्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स में स्ट्रैप्स लगे होते हैं, तो स्ट्रैप से अपने को बांध करके सोते हैं, ठीक है। पिलोज की वहां जरूरत पड़ती नहीं, तकिया अगर सर तकिए पे रखेंगे तो तकिया दबेगा ही नहीं, ठीक है। उनका जो बेड है वो भी बहुत ज्यादा दबता नहीं है। बैठने के लिए सीट की आवश्यकता नहीं, थकते ही नहीं है वहां पे, तो बैठेंगे तो चेयर दबेगी नहीं वहां पे। तो इवन जो साइकिलिंग के लिए जो साइकिल है उस पर भी क्या सीट नहीं होती, खड़े होकर वहां पे क्या है साइकिलिंग करनी पड़ती है। तो वहां पे कोई फीलिंग नहीं आएगी लेटने की, बैठने की, ठीक है कि नहीं, क्या आप बस फ्रीली होकर इधर उधर फ्लोट करोगे। तो स्लीप द यूज स्लीपिंग बैग्स बट दे डू नॉट हैव द फीलिंग ऑफ लाइंग डाउन। लेकिन लेटने की फीलिंग आती नहीं है, लेटने के बाद भी ऐसे लगेगा कि नहीं कि लेटा हुआ है या खड़ा हुआ, कुछ पता नहीं चलता वहां पे बैठना लेटना। हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो अलग फीलिंग आती है, लेटने के बाद हमको अलग आराम मिलता है, वहां ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता चलता। दे कैन स्लीप इन एनी ओरिएंटेशन। तो किसी भी ओरिएंटेशन में स्लीप कर सकते हैं, ऑल अराउंड। वो छत पे भी सो सकते हैं, दीवार पे भी सो सकते हैं और इवन सीलिंग पे भी सो सकते हैं। वहां अप और डाउन जैसी कोई उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा अप है कौन सा डाउन है, समझ में आ गया। वो पैर अगर दीवार पे रख देंगे तो दीवार नीचे हो गई, छत पे रख देंगे तो छत नीचे हो गई, तो कोई उनको फर्क पता ही नहीं चलता। ओकेजनली दे डू स्पेस वॉक। और समय समय पे क्या है, भारी भरकम स्पेस सूट, प्रोटेक्टिव सूट, गियर पहन के वो कई बार जो आईएसएस है उससे बाहर भी निकलते हैं रिपेयर वर्क के लिए। और बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको उन्होंने नया जीवन दिया है, सैटेलाइट्स को रिपेयर किया है इस आईएसएस के माध्यम से, ठीक है। सो मैनी सैटेलाइट्स दे हैव बीन रिपेयर्ड इन द स्पेस सो एज टू गिव देम ए न्यू लाइफ। जो डैमेज सैटेलाइट है उनके स्पेयर पार्ट्स ले जा करके उनको सही कर दिया है स्पेस वॉक के जरिए। तो अपने आप को एक रोप से, कॉर्ड से बांध लेते हैं और फिर वो बाहर कूद पड़ते हैं और इसी को स्पेस वॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो समय समय पे ये रिपेयर वर्क के लिए उनको बाहर भी आना कई बार पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इसके जो ये लंबे लंबे जो आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, सोलर पैनल्स, सोलर अरेज, ठीक है, धूप की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन उसके बाद नीचे
ये वाला जो पोर्शन है ये क्यूपोला है, बहुत बड़ी सारी विंडो है जो नीचे प्रोजेक्ट कर रही है धरती का व्यू लेने के लिए। अलग अलग इसके सेक्शंस हैं, कोई अमेरिकन सेक्शन है, कोई जापानीज है, कोई रशियन सेक्शंस हैं। टोटल इसमें 2 बाथरूम्स हैं अलग अलग, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये लगभग 435 से लेकर 330 किलोमीटर की ऊंचाई तक की चक्कर काटता है, ठीक है। और ये 2 महिलाएं हमारे भारत देश से इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में जा चुकी है। सुनीता विलियम्स लेफ्ट में और राइट में है कल्पना चावला। इनकी डेथ हो गई थी कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इनका जो लौटते वक्त क्रैश हो गया था मिड एयर में ही। वहां पे ऑक्सीजन का टैंक है वो लीक हो गया था और उनके जो यान है उसमें आग लग गई, ठीक है कि नहीं कहा। तो जाते वक्त ही क्या उनकी सरफेस की एक टाइल है वो उखड़ गई थी, तो आते वक्त काफी नुकसान हो गया था, तो हमने खो दिया इनको एक एक्सीडेंट में। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 17। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ के पूरा अच्छे से इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।